हेलो दोस्तों, जीएस के स्वदेशी ट्रिक के साथ मैं रोहित भाटी आप सबका रिवॉल्यूशन स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जीएस के स्वदेशी ट्रिक में आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज पार्ट 5 कवर अप करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से मिल जाएगी। सब कुछ फ्री है। टेलीग्राम चैनल पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप रिवॉल्यूशन स्टडी पॉइंट को। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखिएगा। और आपको अंदर जो मटेरियल है उसमें दम दिखता है तो आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि लास्ट 4 पार्टों में हमने 130 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, जो कि बहुत बेहतरीन वाले हैं। आज 130 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को भारत में एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। दूसरा है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के उद्देश्य के लिए जनगणना अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया है। तीसरा है, एनपीआर डेटाबेस का उपयोग बायोमेट्रिक डी डुप्लीकेशन के लिए भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए और एक अद्वितीय पहचान संख्या असाइन करना है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो पहला है कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को, तो ये सही है। और तीसरा सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 3 कथन सही हैं। पहला बयान सही है कि एनपीआर की संवैधानिक स्थिति है, लेकिन एनपीआर को नागरिकता अधिनियम 1955 में अपनी वैधानिक स्थिति मिली है, जिसमें संशोधन किया गया था। और अब धारा 14A का कहना है कि केंद्र सरकार अनिवार्य रूप से भारत के हर नागरिक को पंजीकृत कर सकती है और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है, और केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रख सकती है और इस उद्देश्य के लिए एक रजिस्टर पंजीकरण प्राधिकरण स्थापित कर सकती है। तो 1 और 3 हमारा इस तरह से सही हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो निम्नलिखित स्थितियों में से केंद्र सरकार बजट प्रक्रिया के दौरान गिर जाएगी यदि वित्त विधेयक राष्ट्रपति द्वारा वापस कर दिया जाए, यदि वित्त विधेयक राज्यसभा द्वारा खारिज कर दिया जाए, यदि लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक खारिज कर दिया जाए, या लोकसभा में कटौती प्रस्ताव खारिज हो जाए। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इस स्थिति में केंद्र सरकार बजट प्रक्रिया के दौरान गिर जाती है यदि लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक खारिज कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर और पी.एन. भगवती जनहित याचिकाओं को अस्वीकार करने वाले पहले न्यायाधीश थे। नंबर 2 है, हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य देश की पहली जनहित याचिका थी। तो केवल दूसरा इसमें करेक्ट आंसर है। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य देश की पहली जनहित याचिका थी। यमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर और पी.एन. भगवती P.I.L. को स्वीकार करने वाले पहले न्यायाधीश थे। इस पी गुप्ता बनाम भारतीय संघ 1981 के मामले में यह न्यायमूर्ति P.N. भगवती ने P.I.L. की अवधारणा को व्यक्त किया। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य ऐसा पहला P.I.L. मामला था। इसमें मामले को एक वकील द्वारा दायर किया गया था और जेलों के अमानवीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस मामले में सुनवाई कैदियों के तहत 40,000 से अधिक रिहाई हुई। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई थी? तो ये केरल में की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार केरल में परूर विधानसभा में 1982 में प्रयोग हुई। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। मत्स्य पालन एक राज्य विशेष है, इसलिए राज्य सरकारें मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास और स्थायित्व के लिए जिम्मेदार हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण राज्य सरकारों के नियंत्रण में काम करता है जिसके पास तट है। तो ऑप्शन ए ही सही है हमारा, बी कोई मायने नहीं रखता। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1972 में हुई। इसका मुख्यालय कोची में है। निम्नलिखित में से क्या 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? तो राज्य योजना आयोग जो है वो 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। भारत के संविधान में संशोधन द्वारा निम्नलिखित आयोगों में से कौन सा स्थापित किया गया था?
तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो था ये स्थापित किया गया था। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने के लिए सौंपा गया है? तो अनुच्छेद 72 है, जो कि राष्ट्रपति इसके तहत माफ़ी दे सकते हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहला है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण भारतीय संसद द्वारा कानून के मध्यस्थ से स्थापित किया गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण सेवाओं से संबंधित मामलों में अपील क्षेत्राधिकार है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पास न्यायालय मार्शल से संबंधित मामलों में मूल क्षेत्राधिकार है। तो केवल एक ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। AFC के पास केवल मामलों में कोर्ट मार्शल और मूल क्षेत्राधिकार के मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। PIO कार्ड धारक वोट करने के लिए योग्य नहीं है। 6 महीने से अधिक के उनके रहने के लिए भारत में पंजीकरण की आवश्यकता है। जब तक उसके पास वैध PIO कार्ड नहीं है तब तक उन्हें भारत यात्रा करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। भारत में चुनावों के अंतिम चरण तक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दिखाने पर रोक है। यह रोक लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम के संशोधन पर आधारित है, जो 2010 में प्रभावी हुआ। तो केवल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 2। ठीक है। इस वर्ष भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम लागू हुआ था, तो ये हुआ था 2006 में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पारंपरिक वन विकास अधिनियम 2006 में लागू हुआ है। भारत में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता कितने समय पूर्व लगती है? तो ये जो लगती है ये लगती है उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों की घोषणा कर देता है, तभी से आचार संहिता लग जाती है। देश के वर्षों क्षेत्रों की समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण NRAA का गठन किया गया है। NRAA क्या है? तो ये एक सलाहकार निकाय है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण का गठन 3 नवंबर 2006 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन फांसी की सज़ा को क्षमा कर सकता है? तो केवल राष्ट्रपति ही हैं जो फांसी की सज़ा को क्षमा कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? तो चुनाव आयोग की परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। पोस्टल बैलेट से मत कौन डालता है? तो पोस्टल बैलेट से जो मत डालते हैं ये है विदेशों में तैनात विदेशी सेवाओं के सदस्य, सशस्त्र बल के सदस्य, चुनाव कार्यों पर कार्यरत कर्मचारी, उपरोक्त सभी डालते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संसद द्वारा होती है। चुनाव आयोग के सदस्यों के पास मुख्य चुनाव आयुक्त जैसी योग्यता होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं, सब गलत है। ठीक है, चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग से हटाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित पर ध्यान देना है। वयस्क उत्पीड़न के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव, एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली। नंबर 4 पर है अप्रत्यक्ष चुनावों की संचय प्रणाली। भारत के विभिन्न चुनावों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो केवल 1 और 2 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किससे दिया जाता है? तो भारत की जो समेकित निधि है वहाँ राज्य की समेकित निधि से दिया जाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन होता है। निम्नलिखित पर ध्यान देना है। पंचायतों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पंचायत सीटों में कमजोर वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। पंचायत की अवधि 5 साल होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है यहाँ पर। ठीक है, पंचायती चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित किया गया है। तो ये 326 के तहत दिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के कभी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे? के सुंदरम, टी स्वामीनाथन, आर के त्रिवेदी, आर एस वर्मा कभी नहीं थे। आर के द्विवेदी, टी स्वामीनाथन और ये सब रह चुके हैं। मतदाताओं का पंजीकरण निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी है? तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है भाई साहब। ठीक है, मतदाताओं का पंजीकरण।
1956 में बलवंत राय मेहता आयोग का क्या उद्देश्य था? तो 1956 में बलवंत राय मेहता का जो उद्देश्य था वो था सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर दक्षता के उपयोगों का सुझाव देना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में आईएएस और आईपीएस को खत्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती हैं? तो ये है राजमन्नार आयोग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कॉलेज के छात्र नामांकन की वैधता का फैसला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण शर्तें हैं जो अपने शहर की नगर परिषद के लिए चुने जाने की चाहत रखती हैं? उसका नाम मतदाता सूची में आना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्र का सही निहितार्थ है? तो यह मांग पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यहाँ पर। चुनाव निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नीति आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। डाइट किस देश की संसद का नाम है? तो डाइट जापान की संसद का नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। आई होप यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नए सेशन में नई ऊर्जा उत्साह और एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवॉल्यूशन स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।